नमस्कार। आहंग द्वारा शुरू की गई किस्सा गोई की नई सीरीज एक समय की बात है में मैं आंचल बावा आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज जो कहानी मैं आपको पढ़कर सुनाने वाली हूँ उसका शीर्षक है एक स्त्री का पत्र, जिसके कथाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्त्री का पत्र। एक समय की बात है। पूज्यवर, आज 15 बरस हुए हमारे ब्याह को। हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे घर की मजली बहू जगन्नाथपुरी आई है तीर्थ करने। आई तो जाना, भगवान और दुनिया के साथ मेरा एक और रिश्ता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मजली बहू की चिट्ठी मत समझना। वो दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने मेरे घर आए थे। 12वां लगा था मुझे। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई थी तुम सबको। मेरे घर के लोग आव भगत करते करते हैरान हो गए। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। मैं मजली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा, बहू सुंदर है, मैं सुंदर हूँ। यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है, यह बात तुम लोग चाह कर भी ना भूल पाए। माँ कहती थी, औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है। लेकिन मैं क्या करूं? तुम लोगों ने उठते बैठते कहा, यह बहू तेज है। लोग बुरा भला कहते, सो कहते रहे। मैंने सब साफ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी आवाज थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आजाद थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई। उसे ले गई, पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख ना पा सकी। इस हादसे को भी पार किया, फिर से जुट गई रोजमर्रा के काम काज में। गायें भैंस साना पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। ये गायें भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इस तरह शायद जीवन बीत जाता और आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता। लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आई। मैंने देखा तुम सब परेशान थे। जेठानी के पीहर की लड़की, ना रूपवती ना धनवती। जेठानी दीदी इस समस्या को लेकर उलझ गई। एक तरफ बहन का प्यार तो दूसरी तरफ ससुराल की नाराजगी। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे ना रहा गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगा दी। जेठानी दीदी ने चैन की सांस ली। अब गलती का सारा बोझ मुझ पर आ गिरा। पहले पहल मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझे बहुत प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकता है, यह मैंने कभी सोचा भी ना था। बिंदु को जो प्यार दुलार मुझसे मिला, वह तुम लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाया। याद आता है वह दिन जब बाजूबंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगाने में तुम लोगों को पल भर की झिझक भी ना हुई। बिंदु के बदन पर जरा सी घमोरी क्या निकली, तुम लोगों ने झट बोला, चेचक। किसी इल्जाम का सबूत ना था। सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफी था। बिंदु बड़ी होने लगी। साथ साथ तुम लोगों की नाराजगी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई, तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। लड़के वाले लड़की को देखने तक ना आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यही उनका रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पाँव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी सो करूंगी। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा, ना बिंदी, ना, तुम्हारी जो भी दशा हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। उसे रोक कर वह बोली, बिंदिया, याद रख, पति ही पत्नी का परमेश्वर। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंस को देखने गौशाला गई तो देखा, एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फक फका कर रोने लगी। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है। बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी है। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखो तुझे कौन लेके जाता है। तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुंचे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उनके सामने आ खड़ी हुई। वो लोग बिंदु को ले गए। मेरे दिल में दर्द की एक चीख उठी। मैं बिंदु को रोक ना सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सुना, बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। मैंने कहा, मैं भी साथ जाऊंगी। तुम यह सब सुनकर बहुत खुश हुए। मैंने अपने भाई शरद को बुला भेजा। उससे बोली, भाई अगले बुधवार में जगन्नाथपुरी जा रही हूँ, जैसे भी हो बिंदु को उसी गाड़ी में बिठाना होगा। उसी शाम शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पे सांप लौट गए। मैंने सवाल किया, उसे राजी नहीं कर पाए क्या? उसकी जरूरत नहीं। बिंदु ने कल अपने को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शरद ने उत्तर दिया। मैं स्तब्ध रह गई। मैं तीर्थ करने जगन्नाथपुरी आई हूँ। बिंदु को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी था। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं, वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट ना थी। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। मैंने बिंदु को देखा। घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय भी मैं पा चुकी हूँ। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। ना जाने कहाँ से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे से मुझे झाँक कर देख लिया, और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आजाद कर दिया। मजली बहू अब खत्म हुई। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने चली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मेरा भाई भी तो मेरी तरह एक औरत थी। उसके बंधन कभी कम नहीं थे। उसने मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने पर भरोसा है। मैं जी सकती हूँ। मैं जीऊंगी। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त। मृणाल।